उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने लगे हैं जनाब स्पिन स्प्लिटिंग और उसके रूल्स। तो स्पिन स्प्लिटिंग का हम एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन पहले भी ले चुके हैं। हम ये देखते हैं कि जब कोई पीक अपने बराबर में हमसायों में मौजूद प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिट हो जाती है तो उसको हम स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। ये होती क्यों है? ये इस वजह से होती है कि जैसे अगर आपने एक जानिब हाइड्रोजन को लगाया हुआ है कार्बन पे, और कार्बन के बराबर में ही एक और कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन और लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन बेसिकली दे आर एक्टिंग लाइक स्मॉल मैग्नेट्स। तो एक हाइड्रोजन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे हाइड्रोजन पे असरअंदाज हो सकती है, जिसकी वजह से वो जो हाइड्रोजन है उसकी पीक स्प्लिट हो जाती है। ठीक है। अब पीक स्प्लिट होने का दारोमदार बराबर में कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं इस चीज़ पर होता है। सही है। तो अब स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, क्यों होती है, कहाँ कहाँ स्प्लिटिंग होगी, कहाँ कहाँ स्प्लिटिंग नहीं होगी, उसके उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो हम आज इस लेक्चर में रूल्स को फोकस करेंगे। तो जनाब इसका जो पहला रूल है वो ये है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई विल नॉट इंटरैक्ट। अब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई विल नॉट इंटरैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम लें मिथाइल क्लोराइड, तो इसमें ये प्रोटॉन और ये तीन जो प्रोटॉन है ये बिल्कुल एक जैसे हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर है, इनका जो इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट है बिल्कुल एक जैसा है। तो इनको हम कहते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। यानी ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जिनका एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा हो उनको केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं। तो जो पहला रूल है उसके मुताबिक जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं ये स्प्लिटिंग में हिस्सा नहीं लेते, ये पीक को स्प्लिट नहीं करते। आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल अगर आपके लिए आसान किया जाए तो एक ही कार्बन पर मौजूद जो हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं वो स्प्लिटिंग में हिस्सा नहीं लिया करते। इसका जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है जनाब कि स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग है वो कम होती जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है दो प्रोटॉन्स के दरमियान। ठीक है। यानी कि जैसे जैसे दो न्यूक्लियाई दूर होते जाएंगे, क्योंकि उनके मैग्नेट्स, आपको पता है मैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होती है दो मैग्नेट्स के दरमियान, जब वो करीब होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं, दूर होते जाते हैं तो उनकी इंटरफेरेंस कम से कम होती जाती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है दो न्यूक्लियाई के दरमियान तो उनकी जो स्पिन स्प्लिटिंग है वो कम होती जाती है। फिर रूल नंबर 3 में ये कहा जाता है जनाब, स्प्लिटिंग इज हार्डली ऑब्जर्व आफ्टर 3 बॉन्ड लेंथ्स। यानी अगर 3 बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई दूसरा न्यूक्लियाई मौजूद है, कोई दूसरा हाइड्रोजन मौजूद है, तो स्प्लिटिंग के चांसेस बहुत कम है। अब 3 बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड हम ले लें, इथाइल क्लोराइड। अब इस इथाइल क्लोराइड में आपको मालूम है कि ये 3 प्रोटॉन तो बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनका जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल एक जैसा है। अच्छा, अब ये जो दो प्रोटॉन हैं, क्योंकि ये दो प्रोटॉन एक ऐसे कार्बन से बॉन्डेड हैं जो एक क्लोरीन से बॉन्डेड है। क्लोरीन इज़ अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी जानिब खींचने की कोशिश करेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी तो ये क्या करेगा, इन दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सही है। तो अब ये जो दो प्रोटॉन है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर है, या आसान लफ्ज़ों में इनका जो एटमॉस्फेयर है वो इन 3 हाइड्रोजन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। सही है। तो ये क्या करेंगे, ये
तीन तो आपस में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये आपस में स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, स्प्लिटिंग ये दोनों करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो 3 बॉन्ड लेंथ की जो बात की जा रही है वो देखें इस तरह से होती है कि एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। तो जो 3 बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही होती है वो ये बात होती है। ठीक है, अब 3 बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा अगर कोई बॉन्ड लेंथ होगी, जैसे मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं ये एक मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, इसमें देखें ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एक दूसरे से कितने फासले पे, ये तो मालूम है ये केमिकल इक्विवेलेंट है, तो ये आपस में स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। ये केमिकल इक्विवेलेंट है, ये आपस में स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। तो क्या ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में स्प्लिटिंग कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। उसकी वजह ये कि इनका जो फासला है वो 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड लेंथ का फासला है इनका एटलीस्ट। तो स्प्लिटिंग तो 3 बॉन्ड लेंथ तक की हो सकती है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 के मुताबिक स्प्लिटिंग अगर 3 बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा हो तो फिर ऑब्ज़र्व नहीं होगी। 3 बॉन्ड लेंथ तक स्प्लिटिंग आप देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व हो जाती है। ठीक है, चौथा रूल ये कह रहा है कि अगर किसी न्यूक्लियाई के बराबर में n हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी कि इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन around a nuclei is n, then splitting will produce a pattern of n plus 1. ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपाउंड है, इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं। तीन बॉन्ड लेंथ के फासले पे 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद हैं, यानी ये तो केमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये भी आपस में इक्विवेलेंट है, इन दोनों में भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग होगी इसमें और इसमें, क्योंकि इन दोनों के एनवायरनमेंट डिफरेंट हैं। अब स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, देखो इसके बराबर में 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, एक ये और एक ये। तो इसकी अगर हम पीक देखेंगे ना तो वो होगी Na+1, यानी इसकी पीक होगी ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन मौजूद हैं, तो 2 + 1 क्या हो गया? ट्रिपलेट। और अगर इस ग्रुप को हम स्टडी करेंगे तो इस प्रोटॉन के बराबर में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं? 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग मल्टीप्लिसिटी प्रोड्यूस करेगी वो क्या होगी? 3 + 1 यानी क्वार्टेट। तो जिस प्रोटॉन को, जिस न्यूक्लियाई को आप स्टडी कर रहे होंगे उसके बराबर में जितने भी न्यूक्लियाई मौजूद हैं उसमें 1 प्लस कर दीजिए, वो मल्टीप्लिसिटी आपको मिल जाएगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर कोई न्यूक्लियाई दोनों तरफ से प्रोटॉन से घिरा हुआ है, जैसे मिसाल दे देता हूँ आपको, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसको क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं आप। अब इसमें देखें ये जो कार्बन है डायरेक्ट क्लोरीन से बॉन्डेड है
और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ये सबसे ज़्यादा डीशील्डेड होंगे, है ना। ये क्लोरीन अपनी जानिब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कार्बन इन दोनों से और इससे भी खींचेगा अपनी जानिब इलेक्ट्रॉन। तो जब ये खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी डीशील्डेड होंगे, तो इनका एनवायरनमेंट अलग हो गया, इनका अलग हो गया, और ये सबसे ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो अब रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर इस तरह के प्रोटॉन हो, यानी ऐसे प्रोटॉन हो जिनके राइट साइड पे भी प्रोटॉन लगे हुए हैं वो भी डिफरेंट हैं, और लेफ़्ट साइड पे भी प्रोटॉन लगे हुए हैं वो भी डिफरेंट हैं, तो इस केस में इनकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो होगी, अगर इसको मैं ए कह रहा हूँ और इसको बी कह रहा हूँ, ये जो प्रोटॉन है, तो ये इनकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो Na+1 और Nb+1 इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगी। यानी इस केस में अगर हम देखें तो लेफ़्ट पे 3 है तो 3+1, और राइट पे 2 हैं तो 2+1, तो 3 4 हो गया, ये हो गया 3, तो टोटल 12 पीक्स आपके पास आनी चाहिए, है ना। तो रूल नंबर 5 ये कहता है कि इफ़ अ न्यूक्लियाई इज़ एडजेसेंट टू 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई then its multiplicity will be in the product of these 2 brackets, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 ये कहता है कि भाई मल्टीप्लिसिटी जो भी हो, यानी डबलेट आ रहा हो, ट्रिपलेट आ रहा हो, क्वार्टेट आ रहा हो, उनका जो रिलेटिव एरिया होगा वो रिलेटिव एरिया पास्कल ट्रायंगल पर बेस कर रहा होगा, यानी रिलेटिव एरिया ऑफ मल्टीपल लाइन ये बराबर हो जाएगा x+1 रेज़ टू द पावर n कोफिशिएंट टर्म्स के। अब x+1 रेज़ टू द पावर n, अगर n की जगह हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा x+1, इसकी जगह भी कोफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है, तो पीक रेशियो होगा 1:1, यानी अगर कोई डबलेट बन रहा होगा तो दोनों की जो पीक हाइट है वो बराबर होगी, बिल्कुल 1:1। अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो ये जाएगा जनाब x² + 2x+1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं कोई ट्रिपलेट बना रहा हूँगा तो पहली पीक जितनी होगी दूसरी पीक उसके डबल होगी, तीसरी पीक फिर उतनी होगी, फिर खत्म, ये ट्रिपलेट है। इसी तरह अगर n की वैल्यू में 3 रख दें तो ये जाएगा x³ + 3x² + 3x+1, तो यहाँ जो कोफिशिएंट टर्म है वो 1:3:3:1, ठीक है। यानी जितनी भी पहली पीक आएगी दूसरी पीक उसके 3 टाइम्स होगी, तीसरी पीक भी उसके 3 टाइम्स होगी, चौथी पीक फिर दोबारा उतनी होगी, फिर खत्म, ठीक है जनाब। तो जो भी रिलेटिव एरिया मल्टीपल लाइन का होगा वो इसकी कोफिशिएंट टर्म के बराबर होगा। कोफिशिएंट कहते हैं जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, और जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 समझ रहे होते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे स्प्लिटिंग के जो हमने देखे। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। तो जनाब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन। वन 3-डाइक्लोरोप्रोपेन को अगर एक्सपेंड करके लिखें तो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे एक सबसे अहम बात जो आप देख सकते हैं वो ये है कि ये प्रोटॉन्स और ये प्रोटॉन्स, ये दोनों प्रोटॉन्स बिल्कुल एक जैसा है, मतलब इनका केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है। ये दोनों प्रोटॉन जिस कार्बन से बॉन्डेड हैं वो कार्बन क्लोरीन से बॉन्डेड है। इसी तरह से ये दोनों प्रोटॉन्स जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो क्लोरीन से बॉन्डेड है। ये वाला कार्बन भी लेफ़्ट से कार्बन से बॉन्डेड है और ये वाला कार्बन भी राइट से कार्बन से ही बॉन्डेड है, और ये कार्बन इसका एनवायरनमेंट सेम है। तो कहने का मकसद ये कि ये जो प्रोटॉन्स हैं और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये बिल्कुल सेम है, ये केमिकली इक्विवेलेंट है।
ठीक है जनाब। तो इन दोनों को हम कह देते हैं ए टाइप, ये दोनों ए टाइप सिग्नल देंगे। अच्छा, ये जो प्रोटॉन है ये इनसे थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रोटॉन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन दोनों जानिब कार्बन से ही बॉन्डेड है, इसके दोनों जानिब क्लोरीन नहीं है। तो ये इनका जो एनवायरनमेंट है वो इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट होगा, तो हम इनको कहेंगे बी टाइप प्रोटॉन्स। सही है। तो जितने भी प्रोटॉन्स आपके सिस्टम में होंगे, जितनी तरह के, उतनी पीक्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, ए टाइप बी टाइप। तो 2 पीक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर इस कंपाउंड का आप लो रेजोल्यूशन एनएमआर देखोगे, क्योंकि लो रेजोल्यूशन एनएमआर में स्प्लिटिंग नहीं देख सकते आप, है ना। तो लो रेजोल्यूशन एनएमआर को जिस तरह से नज़र आएगा, यहाँ टीएमएस 0 यानी कि इस तरह से 2 पीक्स आपको नज़र आएंगी। अब हमें गैस करना है कि ये पीक किसकी है और ये पीक किसकी है। ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, इन दोनों में से क्या ये प्रोटॉन्स ज़्यादा शील्डेड हैं या ये प्रोटॉन्स ज़्यादा शील्डेड हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये ज़्यादा शील्डेड हैं, क्योंकि ये दोनों कार्बन से जुड़े हैं और ये कार्बन भी दोनों जानिब कार्बन से ही जुड़ा है। तो इनकी जो अतराफ में जो भी एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बेहतर होगी। अब बात कर लेते हैं इन प्रोटॉन्स की। ये प्रोटॉन्स जिस कार्बन से बॉन्डेड हैं वो कार्बन एक तरफ से क्लोरीन से बॉन्डेड है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचेगा। तो ये कार्बन इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचेगा। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा कम होगा, इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये थोड़े से डी शील्डेड हो जाएंगे। तो जब ये दोनों यानी ए टाइप प्रोटॉन है ये डी शील्डेड होंगे तो इनकी तो लार्मर फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, ज़्यादा केमिकल शिफ्ट होगी, है ना। तो ये जो ए टाइप प्रोटॉन है वो ये हो सकते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी अफर्मेशन क्या है, क्योंकि ये जो ए टाइप प्रोटॉन है ये 4 हैं, इसीलिए इसकी लाइन, इसकी जो हाइट है लाइन की वो ज़्यादा है। अब ये जो प्रोटॉन है ये सिर्फ 2 हैं जो बी टाइप प्रोटॉन है। तो क्योंकि बी टाइप प्रोटॉन ज़्यादा शील्डेड हैं तो ये टीएमएस के करीब आएंगे, करीब हैं। ठीक है। और इनकी जो लाइन है, क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो इनकी जो लाइन है वो इससे आधी होगी। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अगर इस 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन का हम हाई रेजोल्यूशन एनएमआर बनाएं, तो हाई रेजोल्यूशन एनएमआर में क्या होगा जनाब, आपको हाई रेजोल्यूशन एनएमआर में इस तरह की 2 पीक्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। आपको आइडिया करना है ये किसकी है, ये किसकी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये है मल्टीप्लेट, है ना। मल्टीप्लेट है और मल्टीप्लेट भी कितना, 1 2 3 4 5 6 पीक्स का, तो 6 स्टैट है। तो 6 स्टैट है, ये किसका हो सकता है, ये जो बी टाइप प्रोटॉन है इनके अतराफ में देखें तो आपके पास यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। रूल नंबर 5 के मुताबिक इसका जो मल्टीप्लिसिटी बननी चाहिए थी वो ये बननी चाहिए थी।
ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो अभी तक के बनाए गए स्पेक्ट्रोफोटो या NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, वो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं NMR के, उसमें अभी इतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं होती कि वो 9 पीक्स को अलग अलग करके दिखा सके। तो ये एक मल्टीप्लेट की सूरत में दे देता है, और ये जो मल्टीप्लेट होता है ये आमतौर पर पेंटेट या सेक्सटेट तक होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करनी है ये जो मल्टीप्लेट आपके पास आया है, ये मल्टीप्लेट किसका हो सकता है? जाहिर सी बात है इसका तो नहीं हो सकता, ना इसका हो सकता है, ये मल्टीप्लेट बी का ही हो सकता है। और क्योंकि बी सबसे ज़्यादा डी शील्डेड है तो ये पहले भी आना चाहिए, तो ये बी का हो गया। अब बात कर लेते हैं ए के प्रोटॉन्स की, तो जो बचा है वो होगा ए का, लेकिन इसकी रीज़न भी देनी है कि क्योंकि जो ए टाइप प्रोटॉन्स हैं उनका कार्बन, उनका जो कार्बन सेंटर है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ, लिहाजा इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है कम। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनकी लार्मर फ्रिक्वेंसी इसके मुकाबले में ज़्यादा है, इनकी केमिकल शिफ्ट भी इसीलिए इनके मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ए टाइप प्रोटॉन है, ठीक है जनाब। तो ये एक एग्जांपल हो गई आपके पास इसकी केमिकल ये स्पिन स्प्लिटिंग के हवाले से। तो यहाँ पे अगर आपको एक सवाल दिया जाए कि भाई एक मॉलिक्यूल हम आपको दे रहे हैं, इसका जो NMR स्पेक्ट्रम है वो डिड्यूस कीजिए, ठीक है। तो आपको ये इसका NMR स्पेक्ट्रम डिड्यूस करना आना चाहिए। आपके पास केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ हों या केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ ना हों, आप एटलीस्ट इसका स्पेक्ट्रम डिड्यूस करने के काबिल ज़रूर हो जाने चाहिए अभी तक। तो बहरहाल हम इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं सबसे पहले। ये हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कितने केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो आप देखें कि सेंट्रल कार्बन के ऊपर एक ब्रोमीन लगा हुआ है और बाकी ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो इन दोनों का, यानी ये कार्बन सेंटर और ये कार्बन सेंटर, इस पे जो प्रोटॉन्स मौजूद हैं इनका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा एनवायरनमेंट है। यानी इन दोनों के कार्बन अपनी वैलेंसी कार्बन से फिल किए हुए हैं, और जिस कार्बन से फिल किए हुए हैं उसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटॉन इन दोनों से डिफरेंट है, यानी इन दोनों को अगर मैं कहूँ तो ये दोनों ए टाइप हो गए, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों का बिल्कुल केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा है। ये जो प्रोटॉन है ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन ब्रोमीन के साथ भी बॉन्डेड है, तो ये डी शील्डेड होगा, इसको हम कहते हैं बी टाइप प्रोटॉन, ठीक है। तो कितनी तरह के प्रोटॉन आ गए? 2 तरह के। तो जितनी तरह के प्रोटॉन होते हैं उतनी ही पीक्स आनी चाहिए, ठीक है। अब कौन सी पीक पहले आएगी? ये पीक पहले आनी चाहिए या ये पीक पहले आनी चाहिए? देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, यानी ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है, यानी इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। इस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो दूसरी जानिब ब्रोमीन से बॉन्डेड है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी डेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दीज प्रोटॉन्स। तो इसके पास जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी इसकी वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो पहले पीक अपेयर होनी चाहिए इनकी, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हैं तो इनकी पीक अपेयर होगी, और इनकी कौन सी पीक अपेयर होगी? इनकी डबलेट पीक अपेयर होगी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं और इन दोनों के बराबर में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है, और बॉन्ड डिस्टेंस भी 3 का है, 1 2 3, ठीक है, बराबर में ही मौजूद है। तो ये स्प्लिटिंग कॉज करेगा और एक डबलेट आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका लो रेजोल्यूशन कैसे बनेगा? वो बड़ा आसान है। लो रेजोल्यूशन में आपको मल्टीप्लिसिटी नहीं दिखाना होती है ना, तो ये TMS आएगा, ये डिटेक्टर रिस्पॉन्स आ जाएगा, और आप बनाएंगे जनाब कि एक ही जो पीक है ये जाएगा 1, ये जाएगा 2, ये जाएगा 3, ये जाएगा आपका 4 एंड सो ऑन। अगर आप बात कर रहे हैं
तो ये हो जाएगा आपका ए टाइप और ये हो जाएगा आपका बी टाइप। अच्छा, ए टाइप की लाइन जो है इसकी हाइट ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि ए टाइप के प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसकी जितनी भी हाइट होगी उसका 1/6 इसकी बी टाइप की होगी, क्योंकि एक प्रोटॉन है। जितना सिग्नल इसका होगा उसका 6 टाइम्स सिग्नल इनका होगा, ए टाइप प्रोटॉन्स का। तो ये लो रेजोल्यूशन NMR है, इसमें स्प्लिटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसका हाई रेजोल्यूशन देखेंगे, तो हाई रेजोल्यूशन में क्या होगा जनाब, ये डबलेट बना, और अब ये जो मल्टी प्लेट बनेगा आपका वो थोड़ा आगे जाकर, ये मल्टी प्लेट है, ये डबलेट है। डबलेट क्यों है, क्योंकि इसके बराबर में एक ही प्रोटॉन मौजूद था, तो n+1 = 2। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लेट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे देखें जो इसकी मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए थी, इसके लिए ये 3+1, ये 3+1, तो 4 × 4 यानी 16 पीक्स आनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि अभी हम इतनी हाई रेजोल्यूशन पे नहीं जा सके कि वो 16 पीक्स दिखाए, तो आपको एक मल्टीप्लेट दिखा देता है। अच्छा, अब इनका जो लाइन में तो हम बड़ा आसान था, हाइट मालूम कर लेते थे, तो इसमें क्या करते हैं, पीक एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन करके। तो इसमें जो मल्टीप्लेट होगा इसका पीक एरिया इसके पीक एरिया से 6 होगा, 1/6 होगा, यानी जितना एरिया इसका होगा ना, लेट से इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका इन दोनों पीक का जो एरिया होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हाई रेजोल्यूशन NMR के अंदर हम पीक एरिया कंसीडर कर रहे होते हैं, और लो रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, पीक हाइट से काम चला लेते हैं, पीक हाइट लेके उससे कोरिलेट कर देते हैं। तो ये स्पिन स्प्लिटिंग और केमिकल शिफ्ट की बहुत हमने तफसीलन बात की है। इस हवाले से कोई भी सवाल हो आपका तो आप ज़रूर कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज़। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।